हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी किचन एसपीजा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एक यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें कि हम लोग आज बहुत ही डिटेल में से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले। इसके सारे कंसेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें कि हर एक प्रश्नों का हमारा जवाब आप लोग को, अगर सारे वीडियो हमारे देखते हैं तो आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम ज्यामिति का बात करें तो ज्यामिति क्या होता है, नहीं होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें जान लेना ज़रूरी होता है। तो जान लेते हैं। देखिए, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या कह सकते हैं जिसमें हम लोग ज्यामितीय आकृतियों, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त इत्यादियों का, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें कि हम लोग अगर बेसिकली बात करें वृत्त, त्रिभुज, रेखा, चतुर्भुज, बिंदु, इस प्रकार से जितने भी ज्यामितीय आकृति होते हैं उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जो हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके संबंध पढ़ते हैं, तो वही हमारा ज्यामिति कहलाता है। ये हमारे यूक्लिड साहब के हिसाब से जितने भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ये हमारे यूक्लिड साहब जो थे उसी के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए, यूक्लिड साहब ने कुछ परिभाषा दी, लेकिन उनको देखिए वो कैसे कौन कौन परिभाषा दी, लेकिन यूक्लिड साहब की अभिगृत दिए और अभिधारणा भी दी, लेकिन वो उन्हें साबित नहीं कर पाए हैं यूक्लिड साहब, ठीक है। लेकिन कुछ परिभाषाएं से हम लोग पढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो पूरा बच्चों की तरह पूरा एक आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, उसी को थोड़ा बहुत डिटेल यानी कि बेसिक में गया है। यूक्लिड साहब की बातें जो कहा गया है वो पूरा डिटेल में कहा गया है। देखिए, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, तो सच्चाई है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं, मान लीजिए ये बिंदु दे जिसका कोई भाग नहीं है, ठीक है, तो ये एक बिंदु हो गया। यही कहा गया है यूक्लिड साहब के प्रथम में, पहले दे दिए थे नियम। उसमें दूसरा में क्या कहा गया, जो एक रेखा चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। यानी कि रेखा की जो है होती है वो केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात करें इस रेखा की, तो इस रेखा की चौड़ाई नहीं होती, ये केवल कितना लंबा है ये हमें डिनोट कर रहा है, बता रहा है। तो आप सभी समझ गए होंगे, जो रेखा की जो होती है वो चौड़ाई लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। अब देखिए, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ये कहा गया है जो एक रेखा के सिरे बिंदु होती है। तो ये इस प्रकार से देखिए, एक रेखा अगर मान लीजिए हम बनाते हैं, तो ये एक रेखा के इस प्रकार से बिंदु देते चलेंगे तो हमारा रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो यही कहा गया है जो एक रेखा के सिरे बिंदु होते, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक रेखा के सिरे बिंदु, या तो यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे बिंदु, तो देखिए इस दोनों को मिलाएंगे तो ये रेखा हो गया, तो इसका और इसके सिरे बिंदु है ना, तो ये इस प्रकार से ये कहा गया है, ये एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट के रूप में स्थित होता है। यानी एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के सपाट के रूप में स्थित होता है। अगर मान लीजिए कोई रेखा का अगर हम बात करें, तो कोई रेखा कैसे बना है, वो बिंदुओं से मिलकर बना है। तो वही कहा गया जिसमें ऐसे डॉट 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 बिंदु देते जाएंगे, तो ये एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। यही सपाट के रूप में हमारा रेखा स्थित है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 5 में देखिए, कहा गया है जो एक पृष्ठ वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई नहीं हो, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए इस प्रकार से एक पृष्ठ है जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, तो एक लंबाई है और ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। तो पृष्ठ में केवल लंबाई और चौड़ाई होते हैं, ये आप लोग को समझ लेना है और अच्छे तरीके से जान लेना। और इसे हम लोग 2D आकृति के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब जितने भी पढ़ते हैं हम लोग, ये सारे क्या होते हैं, 2D आकृति होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें। ये समझ गए। देखिए, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। देखिए, अगर मान लीजिए ये पृष्ठ है तो इसके किनारे रेखाएं होती है। देखिए, ये रेखा हुआ, ये रेखा हुआ, ये रेखा हुआ, ये रेखा हुआ, तो ये सारी क्या हुआ, रेखाएं हुआ। तो यही कहा गया इसमें जो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती, ठीक है। अब 7वां नंबर में देखिए, एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट के रूप में स्थित होता है। अब देखिए, एक समतल पृष्ठ के बारे में कहा गया है, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट के रूप में स्थित होता है। सपाट यानी कि कहने का मतलब, अगर मान लीजिए समतल पृष्ठ है, ये कैसे बना होगा, तो ऐसे सपाट यानी रेखाओं के सपाट के रूप में बना होगा, ऐसे करके। तो यही इसमें प्रश्न में कहा गया है, जो एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट के रूप में स्थित होता है। यानी कि ये जो बना होता है, ये कैसे बना होता है, तो इसी प्रकार से बना होता है। तो इसमें यही कहा गया है। चलिए आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब देखिए, अभिगृहित के बारे में कहा गया। अभिगृहित क्या है, अभिगृहित देखिए वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये वे कल्पनाएं थी जिन्हें गणित में क्या
किया गया था, तो निरंतर प्रयोग किया गया था। लेकिन इसका संबंध केवल गणित से ही नहीं था, विभिन्न केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, इसका अलग कंसेप्ट से भी था, अलग बातों से भी संबंध था। ठीक है, अब देखिए अभिधारणा का बात करते हैं। अभिधारणा, हाँ, इस शब्द का प्रयोग केवल और केवल गणित में ही किया गया था, यानी कि ज्योमेट्री में किया गया था। इस शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। मैंने बताया ना, जो ज्यामिति से संबंधित था उसके लिए अभिधारणा का प्रयोग किया गया था। और अभिगृहित का प्रयोग केवल ज्यामिति के लिए नहीं, एक अलग कंसेप्ट यानी अलग चैप्टर के लिए भी किया गया होगा। ठीक है, तो उसका जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग ने बताया आपको। अब देखिए अभिगृहित और अभिधारणा, यहाँ पर देखिए अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य है, यानी कि जो कहा गया है यूक्लिड साहब के द्वारा अभिधारणा दिए गए हैं या अभिगृहित दिए, ये सर्वव्यापी सत्य यानी कि सही है। लेकिन देखिए इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग बात करें तो यूक्लिड साहब जो थे इन्हें प्रूव नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखिए अब हम अगर समझते हैं एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं। अगर हम यहाँ पे भाग का परिभाषा का बात करें तो भाग क्या होगा, वह क्षेत्र, एक क्षेत्र ही न होगा, जो जितना दूर स्थान घेरता होगा वो क्षेत्र भाग कहलाता होगा। तो अब यहाँ पे भाग को हमें डिफाइन करने के लिए कि भाग को हमें परिभाषित करने के लिए हमें क्षेत्र का परिभाषित करना होगा। क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए फिर विभिन्न प्रकार के सब शब्द का हमें परिभाषित करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या किए, तो परिभाषित इन शब्द कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें यूक्लिड साहब ने परिभाषित नहीं किए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी आप लोग को यूक्लिड के जो अभिगृहित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड ने 7 अभिगृहित और 5 अभिधारणा दिए, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जिसे नोट कर लीजिए, ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप लोग के लिए जान लेना अच्छा होता है। और देखिए ये अगर मान लीजिए ज्यामिति का अध्ययन का हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ा, अगर आप मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं, मकान का हो या एक गोलाकार खेत है या विभिन्न प्रकार का त्रिभुजाकार खेत है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, आयतन निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ज्यामिति की मदद से हम लोग उसका परिमाप या क्षेत्रफल निकाल पाए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें ज्यामिति के अध्ययन के बारे में तो इसके अध्ययन करने से हमारा तर्क शक्ति जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, इसीलिए हमें ज्यामिति का अध्ययन करना चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको ज्यामिति में बहुत सारी कठिनाई होती होगी, लेकिन अगर आप लोग शुरू से पाठ देखते हैं तो विश्वास मैं आप लोग को दिलाता हूँ, जो सारे कंसेप्ट को मैं इस प्रकार से जिक्र करूँगा जो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे आप लोग नोट कर ले, आगे मैं अभी आप लोग को बताऊँगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग यूक्लिड के अभिगृहित को समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी आप लोग को अभिधारणा और अभिगृहित के बारे में बताया और उसमें अंतर स्पष्ट कर दिया आप लोग को, ये क्या होती है अभिगृहित और क्या होता है अभिधारणा। अब देखिए ये अभिगृहित यूक्लिड साहब ने कुछ यानी कि 7 अभिगृहित दिए थे, जिसमें कि हम लोग आज 7 को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को 1 नंबर समझाता हूँ। देखिए क्या कहा गया था, यूक्लिड साहब ने 1 नंबर में अभिगृहित में क्या दिए थे, जो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। जो वस्तु एक वस्तु के बराबर यानी कि एक ही वस्तु के बराबर होती है, वे वस्तु आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। जैसे कि हमने 3 लाइन ले ली। अब यहाँ पे देखिए ये ए बी जो है पी क्यू के भी बराबर है, यानी कि पी क्यू ए बी के बराबर है। और आर एस यानी इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ये कहने का तात्पर्य अगर हम आप लोग को समझाएं तो ये रेखा जो है हमारा ए बी इसके भी बराबर है और यही रेखा इसके भी बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ए बी जो है पी क्यू के ही बराबर है और ए बी जो है वो आर एस के भी बराबर है ना बाबू। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये पी क्यू जो है वो आर एस के भी बराबर होगा, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी कि ये रेखा भी इसके बराबर है और ये रेखा भी इसके बराबर है। तो एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होते, तो ये रेखा और ये रेखा यानी कि पी क्यू और आर एस भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब दूसरा कंसेप्ट को देखिए, कहा गया था यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, मान लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर में सी डी है और पी क्यू बराबर में एम एन है, तो बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए। जब ए बी को पी क्यू से जोड़ेंगे और सी डी को एम एन से जोड़ेंगे, तो ए बी को पी क्यू से जोड़ दिए यहाँ पे और सी डी को एम एन से जोड़ेंगे, तो प्राप्त पूर्ण भी, यहाँ से जोड़ने पर जो हमें प्राप्त पूर्ण संख्या निकलेगा या जो भी निकलेगा वो क्या होगा, पूर्ण भी बराबर होता है। तो ये आपस में बराबर होंगे। अब तीसरे कंसेप्ट को समझिए। तीसरा कंसेप्ट क्या कहा गया, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होते हैं। यानी कि ए बी और सी डी बराबर है, आप कोई भी भुजा का नाम ले सकते हैं, पी क्यू आर एस बराबर है, तो जब ए बी में से पी क्यू को और सी डी में से आर एस को माइनस करेंगे तो इससे जो प्राप्त शेषफल निकलेंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब चौथा नंबर को देखिए,
वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। देखिए अब मान लीजिए एक संपाती का क्या तात्पर्य हुआ, संपाती का मतलब हुआ एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी हो। तो जहाँ की मान लीजिए ए बी एक रेखा है जिस पर एक रेखा और पी क्यू उसी पर हो, तब क्या होगा, तो ए बी बराबर पी क्यू होगा। कहा गया है जो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, यानी संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी के रेखा के ऊपर में ही पी क्यू रेखा है, तो ये ए बी और क्या होंगे, बराबर होंगे पी क्यू होंगे। अब यहाँ देखिए कहा गया पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए हम एक रेखा ले लिए, ये रेखा ले ली, ठीक है, और इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दी, ठीक है। तो इसके इसी बीच में सी एक पॉइंट दे दिए, तो ये सी जो है, ए सी जो है, इसी रेखा का कोई ना कोई भाग है ना बाबू। ये ए सी रेखा जो है ये पूरा रेखा का भाग है ना, तो ये कहा गया है जो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये ए सी से क्या होगा, ए बी बड़ा होगा। यही कहा गया इसमें, जो ए सी जो है उससे ए बी बड़ा है, क्योंकि ए सी क्या है, तो इसी रेखा का भाग है ना, तो ये ए सी क्या होगा, इस ए बी से बड़ा होगा। अब देखिए 6 में क्या कहा गया है, यूक्लिड साहब ये हमें कहे गए थे जो एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ए बी और सी डी बराबर है, तो जब हम इसका दुगुना कर देंगे और इसका भी दुगुना करेंगे तो ये आपस में बराबर होंगे। और सातवां में क्या कहा गया था, जो एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो जब मान लीजिए ये दोनों बराबर है तो इसके जब हम लोग आधे करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये पार्ट 1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये यूक्लिड के कुछ अभिगृहित थे, अभिधारणाओं को हम लोग पार्ट 2 में बताएंगे आप लोग को, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की पार्ट में इतना ही।